हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेन ट्रस की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। इसके पुराने वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रसेस के बेसिक्स क्या हैं, कौन-कौन से असम्पशन्स हम यूज करते हैं और ट्रसेस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक हमने बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज हम एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और किस तरह से उसको सॉल्व किया गया है और मेथड ऑफ जॉइंट्स का हम मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। तो उसको किस तरह से किया जाता है, जॉइंट्स को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड टर्म्स विद मेथड ऑफ जॉइंट मेथड। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ जॉइंट्स। ये हमारा कोर्स आउटकम हम देख ही चुके हैं कि एवोल्यूट एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रस। परफेक्ट ट्रस क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, लर्निंग आउटकम क्या है? कैलकुलेट फोर्सेस इन मेंबर्स। ये पता करना कि किस तरह से कौन सा मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है कि टेंशन आ रहा है। सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स एट जॉइंट बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन। दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। पर इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स के ऊपर। कंटेन्स में हम कैलकुलेट फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। हम ये बात इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये एक प्रॉब्लम है आपका। उसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा काफी क्लियरली। यूज मेथड ऑफ जॉइंट्स टू डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस शोन इन फिगर। ये आप एक देख रहे हैं, एक ट्रस बना हुआ है, सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, ठीक है ना। और ये प्लेन ट्रस है। क्या होता है प्लेन ट्रस? ये टू डायमेंशनल ट्रस को हम प्लेन ट्रस कहते हैं। तो ये प्लेन ट्रस है। तो प्लेन ट्रस पर लोड लग रहे हैं एफ पॉइंट पर 25, ई पॉइंट पर 10 ई, मतलब ज्वाइंट एफ पर 25 किलो न्यूटन का है, ज्वाइंट ई पर 10 किलो न्यूटन का है और ज्वाइंट डी पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ये दोनों वर्टिकल लोड है और ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ, टूवर्ड्स लेफ्ट 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये इनकी डिस्टेंसेस दी हुई है, 2 किलो न्यूटन, 2 किलो सॉरी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ये इनकी डिस्टेंसेस भी हमको दी हुई है। तो इससे हमें मूवमेंट निकालने में आसानी होगी। इसके साथ साथ एक बी पर भी डाउनवर्ड लोड लग रहा है, कितने का? 20 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पर हम ट्रस को देख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ट्रस परफेक्ट ट्रस है कि नहीं है। परफेक्ट ट्रस किसको कहते हैं? परफेक्ट ट्रस वो ट्रस होता है जो कि हमारी m इज इक्वल्स टू 2j-3 की इक्वेशंस को फुलफिल करता है या सेटिस्फाई करता है, जहां m क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स और j क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स। सो जो ये जो कंडीशन है m इज इक्वल्स टू 2j-3, ये कहलाती है कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेसी। तो यदि डिटर्मिनेंट ट्रस होगा तो इस आपकी इक्वेशंस को फुलफिल करेगा। कौन सी इक्वेशन? m इज इक्वल टू 2j-3। अब देखते हैं कि यहाँ m कितने हैं, यानी मेंबर्स कितने हैं। आइए मेंबर्स को हम काउंट करते हैं। मेंबर्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने मेंबर्स हैं? 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9। सीधा सीधा नंबर ऑफ मेंबर्स 9। ज्वाइंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ जॉइंट्स 6 है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स इज 9, जॉइंट्स इज 6। तो 2 into 6 minus 3, यानी कि 12 minus 3 is equals to 9। So 9 is equals to 9। That means it is a perfect truss। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये परफेक्ट नहीं होता है तो इसको परफेक्ट करने बनाना पड़ता है, वो एक अलग मेथड है, वो एक हायर लेवल पर आप पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट ट्रस है, प्लेन परफेक्ट ट्रस है। इसमें हमारा इक्वेशन जो डिटर्मिनेसी की है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ट्रस को सॉल्व करने के पहले हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सारे मेंबर्स में क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पर हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, जानबूझकर ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं कि सारे मेंबर में क्या आ रहा है? टेंशन, टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं। यदि हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो मतलब ये होगा कि हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है, यानी कि वह जो भी हमारा आंसर माइनस साइन के साथ आएगा, यानी नेगेटिव के साथ आएगा,
तो वो ये बताएगा कि ये जो वैल्यू है ये टेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, कंप्रेशन को कर रही है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर विथ नेचर इज कंप्रेसिव नॉट टेंसाइल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, वही सिंपल सा तरीका है, पर एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, 15 का भी लग रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये 15 का फोर्स को भी आप बच्चे इक्वेशन करते समय इसको भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लें, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें, ये हमारे अजम्पशंस है, तो किस तरह से इसकी रिएक्शंस निकलेगी। तो सबसे पहला फोर्स आरसी जो कि वर्टिकल लग रहा है, जो हमारा सी सपोर्ट है, ये हमारा कैसा सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट था। तो यहाँ पर दो रिएक्शंस आती हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी हिंज या पिंड सपोर्ट होता है वहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 होती है, वन इज वर्टिकल एंड अदर इज द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो हम अभी वर्टिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं केवल। आरसी ऊपर की तरफ लग रहा है, सो आरसी इंटू 4, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप यहाँ से किसके अबाउट ले रहे हो ना, तो 4 अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, आरसी इंटू 4 माइनस, क्यों, क्योंकि ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हमने इसको प्लस लिया है। बाकी के इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने के कारण क्या होगा, इनको हम माइनस में लेंगे, तो 10, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2, तो 10 इंटू 2 20, 20 की भी वही रहेगी 20 इंटू 2, ठीक है ना। 10 की भी यही लाइन ऑफ एक्शन है, 20 की भी यही लाइन ऑफ एक्शन है, पर लिखेंगे हम अलग अलग, क्योंकि एक ई पर लग रहा है और एक बी पर लग रहा है, ठीक है। सो 20 इंटू 2 25, 25 इंटू 0, वाई इट इज 0। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं ये नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या ए के अबाउट, नहीं, द लाइन ऑफ एक्शन इज मीटिंग ऑन ए, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होने के कारण वहां कोई मूवमेंट या रोटेशन डेवलप नहीं हो रहा है, वो सीधा एक्सियली एक्ट कर रहा है, तो देयर इज अ नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज व्हाई 25 इंटू 0, इतनी बात हो गई। अभी एक फोर्स बचा है, कौन सा, 15 किलो न्यूटन का। कहाँ लग रहा है 15 किलो न्यूटन का ये फोर्स, ये पॉइंट डी पर लग रहा है। ये पॉइंट डी पर क्यों लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। सो हमने ये बात की थी सी पर, हम एक अपोजिट, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होगा, एक रिएक्शन हमारी इस तरफ जा रही होगी हॉरिजॉन्टल, तो भी किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15। यहाँ देखो, यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है 15। जब हम ज्वाइंट सी का एनालिसिस करेंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे, तो हम इस 15 की हमको जरूरत पड़ेगी। सो अभी 15, ये वाले 15 को हम ले रहे हैं इक्वेशन के लिए। अब ये कैसा घुमा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल 15 फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये भी ऐसा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यदि इस तरफ से लगता तो क्लॉकवाइज घुमाता, पर ये इस तरफ से लग रहा है। ये 15 यदि यहाँ लग रहा होता तो कैसे घुमाता, ये क्लॉकवाइज, और ये चूंकि इस तरफ से लग रहा है तो कैसा घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको लेंगे क्या, पॉजिटिव। 15 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा, ये रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रही, ये रही। कितनी है डिस्टेंस, 2। सो 15 इंटू 2 विथ पॉजिटिव साइन। ये बात आपको समझ में आई होगी। सो इसको सॉल्व किया, 4rc is equals to 20, 10 into 2, 20 into 2 40, माइनस 15 into 2 30, ये तो जीरो हो गया ये वाला टर्म। सो कितना हो गया, 20 plus 40 60 minus 30 is equals to 30, 30 by 4 7.5 किलो न्यूटन। सो आरसी का वर्टिकल रिएक्शन कितना हो गया, 7.5। अब आर ए प्लस आरसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्टिकल लोड। आर ए और आरसी के ऊपर कितने वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं, आर ए प्लस आरसी हो गया 7.5, 3 वर्टिकल लोड है 25, 10 और 20। 15 को नहीं लेंगे क्योंकि 15 तो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो हमने ये वाला कंपोनेंट ले ही रखा है। केवल वर्टिकल लोड्स की बात हो रही है, क्योंकि वर्टिकल लोड्स ही वर्टिकल रिएक्शन देगा। तो आर ए हमारी वर्टिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से मिलेगी, 25 प्लस 10 इंटू 20, 25 प्लस 10 इंटू
प्लस 20, टोटल हो गया कितना 55। 55 में से 7.5 गए तो हमको आर कितना मिल गया 47.5। तो आर पर रिएक्शन आ रही है 47.5 किलो न्यूटन की और आरसी पर रिएक्शन है 7.5 किलो न्यूटन की। अब हमने सपोर्ट रिएक्शन के बाद ये पहले ही मान लिया है कि हमारे सारे फोर्सेस कैसे हैं निगेटिव, मतलब सारे टेंसाइल है, सॉरी नेगेटिव नहीं टेंसाइल है। अगर निगेटिव आता है तो मतलब वो कॉम्प्रेसिव होंगे। ऑल मेंबर्स आर इन टेंशन, ये हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मेंबर फोर्सेस की। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ज्वाइंट टी। क्यों ले रहे हैं हम ज्वाइंट टी? ज्वाइंट ई क्यों नहीं ले रहे हैं, ज्वाइंट बी क्यों नहीं ले रहे हैं, ज्वाइंट ए क्यों नहीं ले रहे हैं? इस प्रॉब्लम में हम सिर्फ कोई दो ज्वाइंट ले सकते हैं, या तो डी ले सकते हैं या एफ ले सकते हैं। हम डी ले रहे हैं। डी और एफ क्यों ले सकते हैं, ये प्रश्न उठेगा। हम सिर्फ वही ज्वाइंट ले सकते हैं जहां अननोन दो से अधिक नहीं हो। यदि दो से अधिक अननोन होंगे तो हम वो ज्वाइंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही दो है, सिग्मा एच इज इक्वल्स टू 0 और सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। मूवमेंट होता नहीं है ट्रस में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि ट्रस में केवल एक्सियल फोर्सेस आते हैं, इसलिए ना तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है ना ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। कई बार ये पूछा जाता है ट्रिकी क्वेश्चन कि ट्रस का बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि ट्रसेस पर एक्सियल लोड आता है, इस कारण से इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनाया जाता है। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या कह रहा था कि हमको सबसे पहले तो ये मानना है कि सारे मेंबर टेंशन में है। इसके अलावा दूसरा हमें एक ऐसा ज्वाइंट लेना है जहां अननोन दो से अधिक ना हो। तो ये जो हमने इनसर्कल किया है रेड कलर से, तो ये देखिए ज्वाइंट डी पर दो ही मेंबर अननोन है, एक मेंबर डीसी और एक मेंबर डीई। आप एफ भी ले सकते थे, एफई और एफए, लेकिन हमने डी लिया मेंबर। ठीक है, ई नहीं ले सकते थे, ई पर बहुत सारे अननोन है, ई एफ, डीई, एई, बीई, है ना, बहुत सारे हैं, दो से अधिक हैं। कब लेंगे हम? जब हमारे पास उनके नोन्स आ जाएंगे। अभी तो अननोन है सारे मेंबर्स, तो हमने एक ऐसा ज्वाइंट लेना है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि हमको एक ऐसा ज्वाइंट लेना है जहां पर अननोन दो से अधिक ना हो। तो हमने लिया, इसका बनाएंगे अब हम फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? आप बहुत अच्छे से मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। हम केवल उस पर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं और सपोर्ट्स को हटा देते हैं। तो कंसीडर ज्वाइंट डी, हमने ज्वाइंट डी का फ्री बॉडी बनाया। ये एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, 15 किलो न्यूटन का दिख रहा होगा आपको। इसी डायरेक्शन में हमने क्या बोला है, सारे मेंबर्स क्या है, टेंशन में है। एफ डी इस तरफ जा रहा है और एफ डी सी इस तरफ आ रहा है, टेंशन में होगा। क्या कन्वेंशन है कि ज्वाइंट से दूर की तरफ भाग रहा होगा हमारा एनोशन, तो क्या होगा, वो टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यदि ज्वाइंट के तरफ जा रहा होगा तो वो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। पर हम ये मान के चलें कि टेंशन है तो ये सारे ज्वाइंट से सारे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डी कितना हो जाएगा, जितना ये लग रहा है, ठीक है ना। सो एफ डी माइनस 15, सो ये इस तरफ जाएगा। तो एफ माइनस एफ डी इज इक्वल टू 15, तो एफ डी बराबर माइनस 15। माइनस आया है, माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन इसलिए आ रहा है, हमने माना क्या था, टेंशन, पर है क्या ये, कंप्रेशन, इस कारण से माइनस साइन आ रहा है। तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंप्रेशन। जब जब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे तो माइनस साइन के साथ ही यूज करेंगे। The negative sign of FDD indicates that assumed direction, that was tensile, was wrong. Therefore, the actual nature of force FDE will be compressive. इसलिए हमने क्या लिखा है, FDE क्या हो गया, compressive नेचर का होगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ आ रहा है। अब FY, ठीक है ना, हमको वर्टिकल वाला निकालना है फोर्सेस। अब वर्टिकल डी ज्वाइंट पर कोई वर्टिकल है ही नहीं। आपको दिख रहा है कोई, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ डी सी के कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर एक नई समस्या, अरे भाई जब एफ डी सी पर कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है तो इसको लिया क्यों? एफ डी सी पर जब कोई फोर्स आना ही नहीं था, क्यों लिया? रिमेंबर, अगर हम हटा देंगे तो क्या आपका ट्रस परफेक्ट रहेगा? नहीं। ट्रस में कई बार ऐसे मेंबर लगाए जाते हैं जो कोई लोड शेयर नहीं करते, उन पर कोई भी फोर्स नहीं आता है, ना तो कॉम्प्रेसिव ना ही टेंसाइल, वो जीरो मेंबर फोर्स कहलाते हैं। मतलब उन पर कोई भी मूवमेंट या सॉरी कोई भी एक्सियल फोर्स नहीं आता है, उस पर वैल्यू जीरो होती है, तो फिर उनको लगाया क्यों गया है?
इसलिए लगाया गया है जिससे कि ट्रस्ट को परफेक्ट बनाया जा सके। पहला, कई बार स्पान को कम करने के लिए भी बीच में एक मेंबर लगा दिए जाते हैं और लोडिंग कंडीशन के हिसाब से वो आपका कोई भी लोड शेयरिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगाना पड़ता है परफेक्ट बनाने के लिए। जैसे ये डीसी मेंबर आप देख रहे हैं, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 0 मेंबर है। इस कारण से यहाँ पर वैल्यू तो उसकी 0 है, तब भी लगा हुआ है क्योंकि ट्रस्ट को परफेक्ट बनाना है। मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं, तो क्या हमारा ट्रस्ट परफेक्ट होता? नहीं होता और स्टेबल भी नहीं होता। तो ट्रस्ट को स्टेबल, रिजिड बनाने के लिए हमको ऐसे मेंबर्स लगाने पड़ते हैं जो लोड कंट्रीब्यूट तो नहीं करते हैं, लोड शेयरिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन आपका मेंबर को परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एफडीसी बराबर क्या हो गया? 0। आगे देखते हैं। हम लेते हैं ज्वाइंट एफ। क्या है? 25 का नीचे आ रहा है, एफ डी इस तरफ जा रहा है और एफ ए नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, हम जो भी ज्वाइंट लेते हैं उसकी उस तरफ जाने वाले मेंबर को हम एफ ए एफ कह लो या एफ एफ ए कह लो, मेंबर तो वही है ना। उस पर जो नेचर रहेगा और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे आप उसको एफ एफ ए कहें, चाहे आप उसको ए एफ कहें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब वही स्थिति जो डी पर बनी थी, यहाँ पर एफ ई के साथ बनेगी। ये वाला मेंबर जो है कोई लोड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई लोड शेयरिंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर मेंबर 0 है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना। सो ये वाला तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा इस मेंबर पर चला गया, तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स था, तो एफ डी की वैल्यू आई थी, यहाँ वर्टिकल फोर्स नहीं था, तो हमारा एफ डी सी खाली था। सिमिलरली यहाँ पर वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर एफ एफ ई जो है वो 0 होगा। तो एफ एफ ई भी 0 हो गया। तो इस ट्रस्ट में दो मेंबर हैं जो 0 फोर्स मेंबर है, एफ एफ ई और एफ डी सी, यानी डीसी मेंबर और एफ ई मेंबर जो है ये कोई भी लोड शेयर नहीं कर रहे हैं। इन पर आने वाली लोड की वैल्यू 0 है, लेकिन ट्रस्ट को परफेक्ट और रिजिड बनाने के लिए हमने ये मेंबर्स लगाने हमको ये मेंबर्स लगाने पड़े हैं और एनालिसिस में हमने देखा कि ये वैल्यूज 0 आ रही है। अब एफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 करें, मतलब वर्टिकल फोर्सेस। सो 25 का डायरेक्शन ये है और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं जा रहा है। तो एफ एफ ए का डायरेक्शन भी यही होगा और 25 का भी होगा। तो हमने एक ही माइनस माइनस रख लिए, तो एफ एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 25 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, क्योंकि माइनस साइन के साथ आ रहा है फिर से, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। जब एक को आप इस तरफ ले जाएंगे तो दूसरा अपने ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देगा? नेगेटिव दिखाई देगा। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमारा जो मेंबर है ये टेंशन में नहीं रहेगा, ये कंप्रेशन में रहेगा। स्वाभाविक सी बात है। अब आप इमेजिन भी करिए, यहाँ से अपवर्ड रिएक्शन जा रही होगी, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, तो दोनों फोर्स इस तरफ से जाएंगे तो क्या करें? कंप्रेस ही तो करेंगे। कंप्रेशन आ रहा है, सिंपल सी बात है। The negative sign of FFA indicates that the assumed direction of tension for this forces is not correct. Therefore, the actual direction of force in member FA is to be compressive. यानी कि हमने टेंशन मान के चले थे, पर नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि ये टेंशन नहीं है, ये क्या है? कंप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया ज्वाइंट ए, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे पास अननोन ये वाला तो हमको पता चल गया है कि एफ एफ ए, ठीक है ना। अब हमारे पास अननोन क्या है? एफ ए ई और एफ ए बी। बाकी हमारे पास अगर हम ये वाला ज्वाइंट लेते तो 3 अननोन थे, और ई वाला लेते तो 3 अननोन थे, सी लेते तो 3 अननोन थे। तो सी भी ले सकते थे क्योंकि हमारे पास था, लेकिन हमने ए ज्वाइंट लिया है। द फोर्स इन मेंबर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बराबर है, हमको पता चल रहा है कि 45 डिग्री से लगा हुआ है with x-axis, therefore has to be resolved into the rectangular components x-axis FAE cos 45 and along y-axis FAE sin 45। जब कभी भी कोई इंक्लाइंड फोर्स लगता है तो उसके दो कंपोनेंट निकलते हैं इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल यानी एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। बच्चे याद कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला कॉस है और वर्टिकल वाला साइन है, नहीं, ये गलत है। जिस एज के साथ एंगल बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट है, ये याद रखो, ये ट्रिक है। कैसा? कि ये 45 है ना यहाँ पर, तो ये भी 45 होगा, तो ये किसको टच कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टच कर रहा है।
इसीलिए ये क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो अपोजिट दूसरा वाला जो बचेगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। मान लीजिए कि हम ये वाला एंगल कंसीडर करें, है ना, क्योंकि 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 30 और 60 होते हैं तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये वाला मेंबर क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकल मेंबर हो गया साइन और हॉरिजॉन्टल हो गया कॉस। लेकिन क्योंकि ये एंगल ये वाला बन रहा है, यदि ये एंगल 30 डिग्री होता तो ये जिसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल बना रहा है वो वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। जहां से एंगल बन रहा है, मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ, अगर एंगल इसके साथ बन रहा होता तो ये कॉस होता, और इसके साथ बनता तो ये कॉस है। तो यहाँ पर इसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल वाले के साथ, इसीलिए कॉस कंपोनेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो हम इसको रिजॉल्व कर दिया है, ये दो हिस्सों में रिजॉल्व हो गया। एफ ए ई फोर्स, तो एफ ए ई कॉस 45 ये वाला कंपोनेंट हो गया, एक एफ ए बी हो गया, और को तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है नहीं यहाँ पर। और एफ वाई में क्या होगा, एफ वाई में हमारी ए वाई अपवर्ड रिएक्शन जा रही है, और एक ये जा रहा है कौन सा, एफ ए ई साइन 45, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक हमारी अपवर्ड रिएक्शन है ये, आर ए जो हमने निकाली थी, जिसको ए वाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्सेस। तो सब्स्टिट्यूटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, यानी दैट इज आर ए, एंड एफ ए एफ, जो कि हमारा इक्वल टू एफ एफ ए के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा था ना आपसे, अभी हमने ये निकाला था यहाँ पर एफ एफ ए, एफ एफ ए 25 आया था, जो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हमें निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यूज हमने पुट अप की। तो एफ ए साइन 45 प्लस 47.5 माइनस 25, जिस डायरेक्शन के साथ लिए हम ऊपर जाने वाले अगर पॉजिटिव है तो नीचे आने वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको सॉल्व किया तो एफ ए ई फिर माइनस साइन के साथ आई, वही बात, यानी कि ये मेंबर कौन सा होगा, कॉम्प्रेशन में होगा। ये माइनस की वैल्यू हम पुट अप करेंगे कहाँ पर, इधर पर। हमारी जो एफ ए ई आई है उसको हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 22.5 किलोमीटर। हमेशा याद रखना, एक और चेक है कि सिंपली सपोर्टेड ट्रस में जो बॉटम मेंबर रहता है ना, ये हमेशा टेंशन में आता है, इसको टाई मेंबर कहते हैं। यदि कभी गलती से आपका एक कंप्रेशन में आ रहा हो, सिंपली सपोर्टेड ट्रस में, कैंटिलीवर में नहीं, सिंपली सपोर्टेड ट्रस में, अगर ये वाला मेंबर आपका माइनस में आ रहा हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। आपने गलती की होगी तभी ये स्थिति बनती है, अदरवाइज इस तरह की गलती नहीं होती है। यहाँ बॉटम मेंबर जो है वो टाई मेंबर कहलाता है और हमेशा टेंशन में होता है। तो ये आपने इक्वेशंस देखी। ये अगला जॉइंट हम सी सॉल्व करते हैं। सी पर अब हमको ये 15 किलो न्यूटन का भी लेना पड़ेगा, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लग रही थी इस 15 के कारण। तो ये सी एक्स हो गया, ये एफ सी बी हो गया, अपवर्ड सी वाई हो गई, मतलब जिसको हम आर ए बी आर सी बी कहते हैं, ठीक है ना। ये अपवर्ड एफ सी डी हो गई। ये इंक्लाइन लग रहा है, इस तरह से रिजॉल्व होगा, इस तरह से। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल ये भी 45 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो एफ सी ई साइन 45, अब हम वर्टिकल ले लें तो वर्टिकल हमारा साइन कंपोनेंट होगा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले ज्वाइंट पर। तो एफ सी ऊपर जा रहा है, एफ सी वाई ऊपर जा रहा है, सारे फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं, एफ सी डी भी ऊपर जा रहा है, तो तीनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 दे दिया, वैल्यूज पुट अप कर दी। एफ सी डी तो हमारा क्या है, 0 है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो सो एफ सी ई साइन 45 प्लस सी वाई की वैल्यू कितनी थी, 7.5। तो एफ सी ई सॉल्व करके निकाला हमने, निगेटिव में आ रहा है 10.61, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्रेसिव नेचर का है। वही कॉन्सेप्ट, निगेटिव वैल्यू मतलब कॉम्प्रेसिव है। एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखें, सी एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और सी बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे। एक कंपोनेंट इसका ये वाला भी है, ये इस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो एफ सी बी और इसके साइन एक से होंगे, तो माइनस एफ सी कॉस 45 माइनस एफ सी बी प्लस सी एक्स। इसको हमने पॉजिटिव लिया तो ये कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। अब एफ सी की जो वैल्यू मिली है वो हमने यहाँ पुट अप करी। Substituting the value of FCE and CX in equation 4, we get, हमने जो CX थी हमारी 15 थी और हमने इसको पुट अप किया यहाँ से और उसको FCB सॉल्व किया, हमको पॉजिटिव 22.5 किलोमीटर मिला, यानी कि ये टेंशन है। हमको मालूम है कि ये वाला मेंबर किसमें होगा, टेंशन में होता है। AB भी टेंशन में होगा, BC भी टेंशन में होगा, तो देखो आप FCB या FBC
टेंशन में आया है, तो ये देखिए प्लस 22.5 किलोमीटर। हमने ये ज्वाइंट सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बचा है ज्वाइंट बी। तो ज्वाइंट बी पर केवल सिंपल सी बात है, केवल ये वाला एफ बी ई भर हमको निकालना था। बाकी सारे मेंबर्स हम निकाल चुके, तो हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, इक्विलिब्रियम एट ज्वाइंट बी के लिए नीचे 20 का आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम के पर्पज से ये कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। ऊपर की तरफ जाएगा तो मेंबर क्या है, टेंशन में रहेगा। ये अगर इसको प्लस लोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइन होंगे, अपोजिट दोनों अलग अलग होंगे। एक प्लस एक माइनस इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब टेंशन। तो 20 किलो न्यूटन क्या है, ये हमारा एफ बी ई मेंबर आ गया। हमने सारे मेंबर्स निकालिए, एक बार फिर से देख लें। हमने शुरू किया था ज्वाइंट डी से, हमने मेंबर्स के फोर्सेस निकाले, फिर एफ लिया, फिर ए लिया, फिर सी लिया और फिर बी लिया। इन ज्वाइंट्स को हमने सॉल्व किया, सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया सिंपल मैथमेटिक्स से। इसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं। हमने देखा था कि हमारा एफ डी सी और एफ सी मेंबर 0 है, तो सी डी 0 तो कोई नेचर नहीं है। इस तरह से टेबल बनाई जाती है, मेंबर, फोर्स और नेचर, ठीक है ना। ए बी, ए बी में कितनी आई वैल्यू, ये आई किलो न्यूटन में है, यहाँ ऊपर ही लिख दिया 22.5 टेंसाइल। ए एफ, ए एफ में कौन सी आई थी वैल्यू, ए एफ बराबर 25 कॉम्प्रेसिव। ए ई 31.82। इस तरह से हम सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे और उनका जो नेचर है वो लिखते जाएंगे। लेकिन जो जीरो है, जैसे कि सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ, यहाँ पर 0 0 लिखेंगे और इनमें कोई भी नेचर नहीं है। जब फोर्स 0 है तो ना तो वो टेंसाइल है और ना ही वो कॉम्प्रेसिव है, क्योंकि ये कौन से मेंबर है, ये 0 फोर्स मेंबर्स है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। और सिंपली सपोर्टेड प्रॉब्लम को करने के लिए सिर्फ इसका जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो सुन लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है m इज इक्वल टू 2j-3 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। फिर ये मान लेना है कि सारे मेंबर में टेंशन आ रहा है, और यदि निगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो कंप्रेसिव हो जाएगा। तीसरा, एक ऐसा ज्वाइंट लेना है जहां पर अननोन 2 से अधिक हो, और एक एक करके ज्वाइंट को सॉल्व करते जाना है। तो सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट में यही रहेगा। एक और की पॉइंट, बॉटम मेंबर जो रहेगा उसका वो हमेशा टेंशन में आएगा। अगर कंप्रेशन में आ रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन आप करिएगा। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर मैं दूंगा आपको, उसमें हम कैंटिलीवर ट्रस की बात करेंगे। ये कैंटिलीवर ट्रस है। तो कैंटिलीवर ट्रस भी सॉल्व वैसे ही होता है जैसे सिंपली सपोर्टेड होता है, केवल इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, सीधा सीधा हम एक ज्वाइंट उठाते हैं जहां नोन 2 से अधिक नहीं है और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो चलिए, आई होप ये कैंटिलीवर ट्रस की प्रॉब्लम आप लोग दिखेगा। अगली वीडियो लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो प्रॉब्लम आपको बताई है इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।